students, today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 17, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डियर स्टूडेंट्स, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. सो लेट्स वी डू. बेटा हमारी एक्सरसाइज ए और बी हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में. टुडे वी विल डू इसकी एक्सरसाइज नंबर सी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड पार्लियामेंट. जो ब्रांच कंट्री के अंदर लॉ को प्रोटेक्ट करती है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं. ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि पार्लियामेंट तो लॉज बनाती है. सेकंड है द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स द लॉ ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड जुडिशरी. अब ये क्या कह रहा है? जो ब्रांच कंट्री के लिए लॉज बनाती है उसे हम जुडिशरी कहते हैं. ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि न्यायपालिका लॉज को नहीं बनाती है, लेजिस्लेटर बनाता है. थर्ड क्या है? इसके अंदर क्या आएगा? फॉल्स. फर्स्ट सेकंड में दोनों में फॉल्स आएगा. थर्ड है द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट एग्जीक्यूट्स और पुट्स इनटू फोर्सेस दैट लॉज मेड इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव. यानी कि वो ब्रांच जो बने हुए जो नियम कानून है उनको लागू करवाती है वो क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिव कहलाती है. ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 4 है प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार जो है, जिसकी भी सरकार है, उसका रियल हेड प्रेसिडेंट होता है. ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है. फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री इज द लेजिस्लेटर. मतलब हमारी जो कंट्री है उसके अंदर नियम बनाने वाली जो बॉडी है वो क्या कहलाती है? लेजिस्लेटर कहलाती है. कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है. इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं डी एक्सरसाइज में. सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट आज हम क्वेश्चंस करते हैं. व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया के अंदर सरकार के 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया के अंदर सरकार के 3 लेवल कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लोकल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल और थर्ड है नेशनल लेवल. LOCAL लोकल लेवल, LEVEL लेवल. सेकंड स्टेट STAT स्टेट लेवल. थर्ड है नेशनल लेवल, NATIONAL नेशनल लेवल. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है व्हाट आर द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार की 3 ब्रांचेज कौन कौन सी हैं और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईच. और हर एक के फंक्शंस क्या हैं, क्या वो कार्य करती हैं. बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 2 पार्ट्स में हम इसको याद कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है? व्हाट आर द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार की 3 ब्रांचेज कौन कौन सी हैं. और सेकंड पार्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईच. हर एक जो ब्रांच है उसका फंक्शन क्या है हर एक ब्रांच का. तो फर्स्ट जो पार्ट हमारे क्वेश्चन का व्हाट आर द 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, उसका आंसर क्या आएगा? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. 3 ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? LEGISLATURE लेजिस्लेटर, EXECUTIVE एग्जीक्यूटिव. थर्ड है JUDICIARY जुडिशरी. उसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईच. यानी कि ये जो 3 पार्ट्स हमने बताए हैं सरकार के, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं. तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे लेजिस्लेटर, LEGISLATURE लेजिस्लेटर. The legislator is the branch of the government that makes laws. लेजिस्लेटर जो है वो सरकार की एक ब्रांच है. सरकार की क्या है? एक ब्रांच है जो क्या बनाती है? लॉ बनाती है, नियम बनाती है. तो लेजिस्लेटर क्या आएगा? द लेजिस्लेटर इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉज. जो सरकार के लिए कानून बनाती है, जो सभी के लिए कानून बनाती है, वो सरकार की एक ब्रांच है लेजिस्लेटर. सेकंड क्या है? एग्जीक्यूटिव. द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट एग्जीक्यूट्स और पुट्स इनटू फोर्सेस द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर. यानी कि सरकार की वो ब्रांच जो लेजिस्लेटर द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जो लॉ हैं, उनको फोर्स में लाती है, उनको कार्यरत करवाती है. वो क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिव कहलाती है. द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट एग्जीक्यूट्स और पुट्स इनटू फोर्सेस द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर.
लेजिस्लेटर, यानी कि वो ब्रांच सरकार की जो लेजिस्लेटर द्वारा बनाए गए नियमों को फोर्स में लाती है, पुट करवाती है। थर्ड क्या है? जुडिशरी, JUDICIARY, जुडिशरी, द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट्स द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कि सरकार की वो ब्रांच जो कंट्री के अंदर जो लॉ हैं उनको, जो बनाए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करवाती है। तो तीन ब्रांचेज हैं। लेजिस्लेटर क्या करती है? कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उन कानून को लागू करवाती है। और जुडिशरी क्या करती है? उन कानून को प्रोटेक्ट करती है, उनकी सुरक्षा करती है। तो बेटा हमने आज 2 क्वेश्चंस और हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 की है। आपको ये लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। एक बार आप इनको अच्छे से देख सकते हो। फर्स्ट क्या है? व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? इंडिया के अंदर सरकार के 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईच? इन तीनों ब्रांचेज के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट है लेजिस्लेटर, द लेजिस्लेटर इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉ, सरकार की वो ब्रांच जो कानून बनाती है वो क्या कहलाती है? लेजिस्लेटर। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट एग्जीक्यूट्स और पुट्स इनटू फोर्सेस द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर, यानी कि सरकार की वो ब्रांच जो लेजिस्लेटर द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करवाती है वो क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिव। थर्ड है जुडिशरी, द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, सरकार की वो ब्रांच जो लॉ को हमारी कंट्री के अंदर प्रोटेक्ट करती है, नियमों को प्रोटेक्ट करवाती है, वो क्या कहलाती है? जुडिशरी कहलाती है, न्यायपालिका कहलाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज क्वेश्चंस एंड ट्रू फॉल्स। यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दिस in your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning students, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And previous class we have done our question number 2nd of exercise 7.1 and exercise 7.2. Now we do our question number first. Find the HCF of the following number by listing all the possible factor. हमें लिस्ट बनानी है पॉसिबल फैक्टर जो भी है। बेटा हम नाउ अब इनमें फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर कैसे बनाएंगे? तो हमें ये देखना है कि जो भी नंबर हमारे पास गिवन है, जैसे 26 और 39, वो किस किस की टेबल से डिवाइड हो जाता है। जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, हम प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर कुछ भी हो सकता है हमारे। तो हमें अब उनकी लिस्ट बनानी है। सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर ए एंड आवर डिजिट इज 26 एंड 39। तो बेटा सबसे पहले हमें 26 के फैक्टर देखने हैं। 26 के फैक्टर मीन्स ये किस किस की टेबल से डिवाइड होता है। जैसे हमारे पास ये 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 11, 12 से भी नहीं होगा, 13 से हो जाएगा। इसी तरह आपने लिस्ट बनानी है कि किस किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है स्टूडेंट, 13 से हो गया। एज इट इज हमें 39 के बनाने हैं और फिर एक हो जाएगा 26 से। और बेटा 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। अब हमें 39 के बनाने तो 1 होगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से, 10 से, 11 से, 12, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा और एक अपना सेल्फ 39 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपने देखना है कि किस किस नंबर से ये जो गिवन डिजिट है वो डिविजिबल है। अब हमें इनमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टर ऑफ 39, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें इनमें कॉमन छांटने हैं। जैसे हमारे पास है 3, 13, 1। अब हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF ऑफ 26 एंड 39। तो बेटा HCF होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। तो अब हमारे पास कॉमन तो देखो 1, 3 एंड 13 है, पर इनमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है? डिजिट 13। तो हमारा HCF क्या होगा 26 और 39 का? 13। ओके स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी।
एंड जी में हमारे पास बेटा 3 डिजिट हैं, ए में हमारे पास 2 डिजिट थी। डिजिट आपके पास 2 हो या 3 हो, मेथड दोनों में एज इट इज रहेगा। अब हमें इनके फैक्टर निकालने हैं, तो हमें सबसे पहले तो देखिए बेटा हमने सबसे निकाला फैक्टर ऑफ 27। 27 किस किस टेबल से डिवाइड है, जैसे 1 से हो जाएगा, 3 से, 9 से एंड 27 से। ऐसे ही हमने 63 के फैक्टर निकाले, 1, 3, 7, 9 एंड 63। फैक्टर ऑफ 84 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, 8 से, सॉरी 7 से, फिर 12 से, 16 से, 84 से। अब हमने इनमें कॉमन छांटना है। तो देखिए बेटा जो 1 है वो हमारे तीनों में है, जो 3 है वो भी हमारे तीनों में है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में आए। 7 है इन दोनों में है, 9 इन दोनों में है, लास्ट वाले में नहीं है। तो हमें ऐसे कॉमन देखने जो तीनों में है। तो अब हमारे पास हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF ऑफ 27, 63 एंड 84। तो बेटा हमने कॉमन तो छांट लिया। अब इनमें हाईएस्ट हमारे पास 2 ही डिजिट कॉमन है, 1 एंड 3। तो 1 और 3 में से हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 3। तो हमारे पास इनका HCF क्या होगा, 3। सो बेटा एज इट इज यू कैन डू योर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1। बेटा बहुत ही ईजी है, आपने सिर्फ फैक्टर देखने हैं, फैक्टर में से किस किस की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है बेटा, और फिर उनमें कॉमन छांटना है, और फिर जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा HCF होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 7.2। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 7.1 और 7.2 दोनों एज सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ ही करा रही हूँ। सो नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लिस्टिंग मल्टीपल। हमें मल्टीपल्स मतलब हमें टेबल लिखनी है जो भी गिवन डिजिट है, और फिर उनमें हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास डिजिट है 3 एंड 15, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 की टेबल लिखनी है बेटा हमें। फिर हमारे पास है नेक्स्ट डिजिट है 15, मल्टीपल्स ऑफ 15 की टेबल लिखनी है। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स इनमें फाइंड आउट करने, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहे हैं। हमने कॉमन फाइंड आउट किया तो हमारे पास 2 ही डिजिट, एक तो 15 और एक 30। तो बेटा अब हमें देखो HCF फाइंड आउट करना था, तो हमने सबसे लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट नंबर छांटना था, फाइंड आउट करते थे। और अब हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जो दोनों में कॉमन है। तो 15 और 30 में वन मल्टीपल्स है 15 और 30, इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है, छोटा कौन सा है, 15। तो हमारा LCM क्या होगा, 3 और 15 का 15। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमें टेबल लिखनी है, फिर उनमें कॉमन छांटने हैं, और फिर हमें उनमें देखना जो कॉमन आए उनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। जैसे हमारे पास 15 और 30 आए थे, तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट क्या है, 15, छोटा। तो अब हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो 3 और 15 का जो हमें स्मॉलेस्ट होगा कॉमन वही लिखना है। As it is, now we do our question number I, 16 and 24. First of all, we write multiple of 16. सबसे पहले हमने 16 की टेबल राइट कर दी, फिर हमने मल्टीपल्स ऑफ 24 की टेबल राइट कर दी, और फिर हमें कॉमन फाइंड आउट करनी है। कॉमन छांटे तो हमारे पास कॉमन आ गया 48, 96 एंड 144। तो हमने इन तीनों को राइट कर दिया कॉमन मल्टीपल्स। अब हमने इनमें कॉमन हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो हम तीनों में से देखना है कि स्मॉल कौन सा, छोटा कौन सा है। तो क्या है बेटा, 48। तो हमारा LCM ऑफ 16 and 24 क्या होगा, 48। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। डिफरेंस क्या है बेटा, उसमें हमें फैक्टर लिखने हैं HCF में कि किस किस की टेबल में आते हैं, और फिर कॉमन छांटना है और हाईएस्ट नंबर राइट करना है HCF के लिए। और LCM के लिए क्या, हमें मल्टीपल्स मतलब टेबल लिखनी है, कॉमन छांटने हैं, और जो स्मॉलेस्ट कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। आई थिंक डियर स्टूडेंट you can understand very well our question number first. So dear student, remaining parts आपने खुद करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7.1 में भी और 7.2 में भी। Okay, thank you and have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैंने कराया था कक्षा 5वीं का पाठ 8 विशेषण। इसके प्रश्नोत्तर मैंने करा दिए थे, अभी मैं इसका अभ्यास कार्य करा रही हूँ। ये पहला प्रश्न करा चुके थे हम, दूसरे प्रश्न पे आ गए हैं। दिए गए संकेत के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। पीछे संकेत दिए गए, उनके अनुसार हमें ये खाली जगह भरनी है। पहला वाक्य है, बनवारी हलवाई मिठाइयाँ डैश घी से बनाता है। हमें गुणवाचक विशेषण से इसको भरना है, तो यहाँ हम लिखेंगे देसी। देसी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। घी की विशेषता क्या है कि वो देसी है। अगला वाक्य है, डैश को सैकड़ों भी कहते हैं, सैकड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 100।
100 को सैकड़ा भी कहते हैं। यहाँ संख्यावाचक विशेषण भरना है हमें, ठीक है। तो यहाँ संख्या हमें भरनी है, 100 को सैकड़ा भी कहते हैं। आप कहते हो ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से किसको कहते हैं, 100 को कहते हैं सैकड़ा। अगला वाक्य है, ग्वाले से डैश दूध ले आना। परिमाणवाचक से भरना है। दूध लीटर में आता है, मैंने यहाँ फिल किया 1 लीटर। आप और कुछ भी संख्या यहाँ भर सकते हैं। तो ग्वाले से 1 लीटर दूध ले आना। भारत के सभी नागरिक डैश कहलाते हैं। गुणवाचक से भरना है, यहाँ आएगा भारतीय। डैश घर चंडीगढ़ में है, यहाँ सार्वनामिक से भरना है, यानी सर्वनाम शब्द भरना है आपको। मेरा घर चंडीगढ़ में है, मेरा आएगा। मीता के बाल डैश और डैश है। गुणवाचक से आपको भरना है, तो यह गुणवाचक में आएगा मीता के बाल काले और लंबे हैं, ये उसके बालों की विशेषता है। अगला वाक्य है, हमारे हाथों में डैश अंगुलियां होती है। संख्यावाचक से कितनी अंगुलियां होती है हाथों में, दोनों में 10। तो ये 10 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अगला वाक्य है, आज बिल्ली डैश दूध पी गई। परिमाणवाचक से दूध आपको पता है कि नाप तोल के मिलता है। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, यहाँ आएगा सारा। सारा जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। सही बात है ये, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। इस पर सही का निशान आएगा। अगला वाक्य, बहुत से शब्द गुणवाचक विशेषण है, ये गलत है। आगे है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं की मात्रा या विस्तार को परिमाण द्वारा मापा जाता है। द्रव्यवाचक यानी पानी, दूध, तेल वगैरह, उसको किसमें मापते हैं, परिमाण में मापते हैं, लीटर वगैरह में, किलो, उसमें, ठीक है ना। तो ये सही है, इसमें सही का निशान लगाना है। आगे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण वस्तु की ओर संकेत करते हैं, ये भी सही है। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण वस्तुओं को संकेत करते हैं, ठीक है, सही है ये। आगे है, वस्तु के गुणों की विशेषताएं बताना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। आगे है, सबसे लंबा तुलना करने वाला विशेषण है, ये बिल्कुल सही है। सबसे लंबा तुलना करने वाला विशेषण ही है, और यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से विशेषण शुद्ध करके लिखिए। ये जो वाक्य दे रखे हैं इनमें जो विशेषण शब्द वो अशुद्ध है, उसको हमें शुद्ध करके लिखना है। मैं यहाँ सैकड़ा बार आ चुका हूँ, में सही होगा, मैं यहाँ सैकड़ों बार आ चुका हूँ, ये यहाँ सैकड़ों विशेषण आएगा। मुझे 2 किलो तेल दे दीजिए। तेल को जो है किलो में नहीं लीटर में नापते हैं, और यहाँ आएगा, मुझे 2 लीटर तेल दे दीजिए। अगला वाक्य है, रसोई से कोई सा बर्तन लाऊं। सही वाक्य होगा, रसोई से कोई बर्तन लाऊं। अगला वाक्य है, इस तार की लंबाई 5 एकड़ है। तार की लंबाई एकड़ में नहीं, ज़मीन की लंबाई एकड़ में नापी जाती है, तो वाक्य सही होगा, इस तार की लंबाई 5 मीटर है। आगे है, मैं आज 100 ग्राम पैदल चला। यहाँ जो है ग्राम में लंबाई नहीं नापी जाती है, ये इसका सही वाक्य होगा, मैं आज 100 किलोमीटर पैदल चला, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण और संज्ञा शब्दों को एक साथ मिलाकर इस तरह लिखें कि संज्ञाओं की विशेषता का पता चल जाए। क्या विशेषण है और ये संज्ञा है, इनको मिलाकर लिखना है। लाल सेब, 2 एकड़, 2 एकड़ जमीन एकड़ में मापी जाती है। ईमानदार आदमी, बोना जोकर, सीधा सीधा रास्ता, और यह मकान, ठीक है। तो बच्चों, ये मैंने आपको जो अभ्यास कार्य कराया है, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our last chapter's question answer. And now in this class, we will start our
Next chapter. Our chapter name, I Wish I Were a. And इस क्लास में हम इसकी रीडिंग करेंगे. So let's start. Rabindranath Tagore recalls the sweet memories of his childhood. रविंद्रनाथ टैगोर अपनी चाइल्डहुड की जो बचपन की जो प्यारी प्यारी यादें हैं उन्हें क्या करना चाहता है, रिवाइज कर रहा है. When he was moved to see a hawker, a gardener and watchman, the poet wishes if he could get liberty to go any place like a hawker, to soil his clothes like a gardener, and to walk up the whole night as watchman. जब वह क्या था, छोटा था और एक हाकर था, उसके गार्डनर एंड वॉचमैन थे. द पोइट विशेष, पोइट है वो विश करता है कि वो भी उनकी तरह वहाँ कर मतलब अपने क्लॉथ्स पर मिट्टी लगाए या ऐसे कुछ बाहर जाए. लाइक एज अ गार्डनर एंड टू वॉक अप द होल नाइट एज वॉचमैन. वो चाहता था कि वो गार्डनर की तरह वहाँ पर बगीचे में या गार्डन में जाए और वॉचमैन की तरह पूरी नाइट वहाँ पर चक्कर लगाए. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. व्हेन द गोंग साउंड्स 10 in the morning. गोंग का मतलब घंटा. जब एक तेज़ साउंड वाला घंटा बजता था 10 in the morning, मॉर्निंग में. एंड आई वॉक टू स्कूल बाय अवर लेन. लेन के साथ वो कहाँ जाता था, लेन के द्वारा स्कूल में जाता था. एवरी डे आई मीट द हाकर क्राइंग. और वो हर दिन किससे मिलता था, फेरी वाले से मिलता था, जो कि क्राइंग मतलब रोता था. बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. बैंगल्स क्रिस्टल्स बैंगल्स चूड़ियों के लिए. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम. वहाँ पर कोई नहीं था. ऑन देयर इज़ नो रोड टू मस्ट टेक. और ना ही कुछ ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सुनसान थी, सड़क बिल्कुल सुनसान थी. नो प्लेस ही मस्ट टू गो. ना ही कोई स्थान था. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. और ना ही कोई समय था उनके आने का जाने का. डे ऑन द रोड क्राइंग. हर दिन क्या होता था, रोड पर रोना होता था. बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. चूड़ियाँ क्रिस्टल चूड़ियाँ. वैन एट 4 in the afternoon. जब 4 बजे हुए थे शाम के. आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल. मैं स्कूल से क्या हुआ, वापस आया. आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ द हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. मैंने अपना गेट खोला और मैं देखता हूँ कि मेरा जो गार्डनर है वो ग्राउंड की क्या कर रहा है, खुदाई कर रहा है. डिगिंग का मतलब खुदाई करना. ही डज वट ही लाइक्स with his spade. He soils and his clothes with dust. Nobody takes him to take if he gets baked in the sun or gets wet. He does what he likes with his spade. उसको पसंद आया उसका ये तरीका. He soils his clothes with dust. उसके जो कपड़े थे वो डस्ट और सॉइल से क्या हुए थे, भरे हुए थे. Nobody takes him to task. He gets baked in the sun or gets wet. कोई भी इनके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता, धूप में ग्राउंड की सफाई करना और मतलब पसीनों में ये काम करना. आई विश आई वर अ गार्डनर टेकिंग अवे. काश मैं एक गार्डनर होता और मैं खुदाई करता एट द गार्डन पर. विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. और कोई भी मुझे डिगिंग मतलब खुदाई करने से नहीं रोकता. जस्ट एज ही गेट्स डार्क इन द इवनिंग. जैसे ही शाम होने लगी. माई मदर सेंड्स टू मी अ बेड. मेरी मदर ने मुझे कहाँ सेंड कर दिया, बेड पर सेंड कर दिया. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप द डाउन. मैंने अपने रूम की क्या की, खिड़की को ओपन किया और देखा कि वॉचमैन है वो वॉकिंग कर रहा है, बाहर घूम रहा है. द लेन इज़ डार्क एंड लोनली. जो लेन था, नीचे का ग्राउंड था, वो कैसा हो गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था और लोनली था, बिल्कुल अकेला. एंड द स्ट्रिप लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जेंट वन इज रेड आई ऑन इट्स हेड.
स्ट्रीट लैम्प होता है सड़क का दीपक, और सड़क का दीपक ऐसे लग रहा था मानो ऐसे खड़ा हो जैसे राक्षस की आंखों में रेड लाइट शो होती हैं, और वो बिल्कुल दिखता नहीं है। डार्क नाइट में राक्षस नहीं दिखता, बट उसकी जो लाइट्स होती हैं वो क्या होती है, शो होती हैं। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडोज एट हिज साइड। वॉचमैन है, उसने एक लैंटर्न पकड़ा हुआ है और वो वॉकिंग कर रहा है, और उसकी शैडो है वो क्या उसके साथ साथ चल रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वह कभी भी अपने बेड पर सोने नहीं जाता। आई विश आई वर अ वॉचमैन, वो कहता है कि काश मैं एक वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, मैं क्या करता, पूरी रात वॉक करता। चेजिंग का मतलब होता है पीछा। द शैडोज विद माई लैंटर्न, और जो लालटन की परछाई, शैडो का मतलब क्या होता है, परछाई। जो लालटन की परछाई है वो भी मेरे साथ साथ क्या करती, मेरा पीछा करती। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this reading of 7th chapter, and this reading revise in your book. Thank you and have a nice day. And good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher. Welcome back to our YouTube channel. So students, in our science class we will start with class 5th and chapter number 11. And in our previous video we have completed our question up to 1st to 5th, and today we will do our question number 6th. What is mechanical energy? Mechanical energy क्या होती है? Describe the two types of mechanical energy. Two type की जो mechanical energy है उसको describe करना है. Answer: energy that an object has because of its position. जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है और इट्स मूवमेंट, किसी के मूवमेंट की वजह से या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स? मैकेनिकल एनर्जी. दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. ओके, और इसके टू टाइप्स कौन से हैं? इट हैज़ टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज़ पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी विच अ मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस इज काइनेटिक एनर्जी. जो एनर्जी किसकी वजह से होती है? मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूव करता हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो जो एनर्जी लगाता है वो काइनेटिक एनर्जी है. कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है तो कौन सी एनर्जी लगा रही है? कौन सी एनर्जी है उसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी है. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या लगाता है? काइनेटिक एनर्जी. ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी विच इज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन. जो एनर्जी किसकी वजह से होती है? पोजीशन की वजह से होती है, उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी रिवाइज. एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. Next is kinetic energy. Energy which a moving object possesses is kinetic energy. Potential energy. Energy which is stored energy of position is potential energy. Okay students. Now students, our 7th question is what is an inclined plane? Inclined plane क्या होता है? How does it make our work easier? ये हमारे वर्क को कैसे ईजी बनाता है, आसान बना देता है. इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? स्लोप इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन. जो स्लोप होता है, जो ढलान होती है वो क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है. ठीक है. इट मेक्स वर्क इजी टू लोड और अनलोड ऑब्जेक्ट. ये क्या करता है? जो भी भारी सामान है या फिर भारी नहीं है, हल्का है, उन सभी के लिए क्या करता है? हमारे काम को आसान बना देता है. ठीक है, ईजी कर देता है. ए रैम्प फॉर व्हील चेयर इन द स्कूल. जो रैम्प होता है स्कूल और हॉस्पिटल्स में, वो किसके लिए होता है? व्हील चेयर्स के लिए. ठीक है. व्हील चेयर्स को अगर हम कैरी करके ले जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है, वो नहीं लेके जा सकता. अगर हम रैम्प पे से अगर उसको लेके जाते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है. इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन. ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? इंक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल है. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक ऑफ साइंस first to 7 question
and learn also. Okay. Students, we will do exercise of this chapter on page number 122. Okay, so let's get start. First question, fill in the blanks. First, magnets are made up of dash and dash. जो मैग्नेट होती है वो किस किस से बनी हुई होती है? आयरन एंड निकल. ठीक है, IRON आयरन, निकल NiCKEL निकल. नेक्स्ट, डैश फोर्स इज अप्लाई इन सिंपल मशीन्स. कौन सा फोर्स है जो सिंपल मशीन्स पे हम अप्लाई करते हैं? मैकेनिकल फोर्स, MECHANICAL मैकेनिकल. ए, सीजर्स इज अ डैश क्लास लेवर. जो सीजर्स हैं वो किस क्लास की लेवर है? फर्स्ट क्लास लेवर, FIRST. नेक्स्ट इज द रोड अटैच टू ए व्हील इज कॉल्ड. जो रोड व्हील से अटैच होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सल, AXLE एक्सल. नेक्स्ट इज सोलर कुकर्स यूज डैश एनर्जी फॉर कुकिंग फूड. तो जो सोलर कुकर होते हैं वो कौन सी एनर्जी से खाना पकाते हैं? सोलर एनर्जी से, SOLAR. नेक्स्ट इज व्हेन विंड टर्बाइंस वर्क इन ग्रुप. जो विंड टर्बाइंस हैं वो ग्रुप में वर्क करते हैं, दे आर कॉल्ड. तो उनको क्या कहते हैं विंड टर्बाइंस को? विंड फार्म्स, WIND विंड, FARMS फार्म्स. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फोर्स. आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का फोर्स है. फर्स्ट में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ELECTROSTATIC इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, FORCE फोर्स. ठीक है, जब हम कोम करते हैं हेयर्स में. नेक्स्ट में क्या है? ये मस्कुलर फोर्स लगा रही है. ठीक है, MUSCULAR मस्कुलर, FORCE फोर्स. नेक्स्ट कौन सा फोर्स है? इलास्टिक फोर्स. ठीक है, ELASTIC इलास्टिक फोर्स, FORCE फोर्स. नेक्स्ट में कौन सा फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स. ठीक है, MECHANICAL मैकेनिकल, FORCE फोर्स. नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वी कैन स्ट्रेच थिंग्स विद मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स की हेल्प से हम स्ट्रेच करते हैं चीज़ों को. फॉल्स. ए लेवर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. लेवर के जो 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास लेवर. ओके, दिस इज ट्रू. बाइसाइकल्स हैव अ पुली. बाइसाइकिल में पुली होती है? नो, पुली अरेंजमेंट नहीं होती. फॉल्स. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी क्रिएटेड फ्रॉम मोमेंट. पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मोमेंट से क्रिएटेड होती है. नो, पोजीशन से क्रिएट होती है. दिस इज फॉल्स. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय. एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. वन वर्ड में आंसर देना है. फोर्स ऑफ अर्थ दैट टेंस. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. आपको वन वर्ड में आंसर देना है. फोर्स ऑफ अर्थ दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट. कौन सा फोर्स है जो चीज़ों को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, GRAVITATIONAL ग्रेविटेशनल फोर्स, FORCE फोर्स. नेक्स्ट इज फोर्स क्रिएटेड बाय कोम्बिंग हेयर इन विंटर्स. अगर हम सर्दियों में हेयर में कोम करते हैं तो कौन सा फोर्स क्रिएट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ELECTROSTATIC इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, FORCE फोर्स. नेक्स्ट इज ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी का पुराना सोर्स कौन सा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, HYDROELECTRIC हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ENERGY एनर्जी. एन इंक्लाइंड प्लेन विद ए स्पीरियल एंड. इंक्लाइंड प्लेन का जो घुमावदार एंड होता है वो किस में होता है? स्क्रू में, पेच में, SCREW. नेक्स्ट, एबिलिटी टू डू वर्क. कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी, ENERGY एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5. कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. आपको क्रॉसवर्ड जो दिए हैं इनको कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट क्या करोगे?
फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट वेयर द लेवर इज फिक्स, कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे लेवर फिक्स होता है? फुलक्रम, FULCRUM। आप इसको फिल करोगे, कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट, ए रोड अटैच टू द व्हील दैट हेल्प इट टू मूव, एक रोड व्हील से अटैच होती है जो इसको मूव करने में हेल्प करता है, कौन करता है? एक्सल, AXLE। ओके। थर्ड, ए पार्ट ऑफ सिंपल मशीन मूव बाय एन एक्सल, जो पार्ट सिंपल मशीन में मूव करता है एक्सल से मूव करता है। थर्ड, कौन सा पार्ट है? व्हील एंड एक्सल, WHEEL व्हील, ठीक है। फोर्थ, एन इंक्लाइन प्लेन दैट होल्ड्स थिंग्स फर्मली, इंक्लाइन प्लेन जो चीज़ों को एक साथ जोड़ता है, कौन जोड़ता है? स्क्रू, पेज, SCREW। फिफ्थ इज सिंपल मशीन यूज टू पुल और कट एन ऑब्जेक्ट इनटू पीसेस, सिंपल मशीन जो चीज़ों को कट करने में पीसेस में काम आती है, तो कौन सी है वो? वेज, WEDGE, वेज। सिक्स्थ इज ए सिंपल मशीन वेयर ए रूप और चेन मूव टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, सिंपल मशीन जिसमें एक रस्सी होती है फिर चेन लगी हुई होती है व्हील के साथ, जो चीज़ों को लिफ्ट करने में हेल्प करती है। तो क्या आएगा सिक्स्थ में हमारा? पुली, PULLEY, पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ सिंपल मशीन, फिशिंग रोड किस टाइप की सिंपल मशीन है? लेवर है, थर्ड क्लास लेवर। बल्ब क्या है? स्क्रू। नाइफ क्या है? वेज का एग्जाम्पल। स्लाइड क्या है? इंक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल। एक्स किसका एग्जाम्पल है? वेज का। नेक्स्ट, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, इस मैप को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट में क्या लिखोगे? लाइट एनर्जी और इसकी डेफिनेशन लिखोगे। सेकंड में मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के टू टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसके नीचे काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन और इसके नीचे क्या लिखनी है? पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन। थर्ड में क्या लिखोगे? विंड एनर्जी और इसके नीचे क्या लिखोगे? इसकी डिफाइन। उसके बाद इसमें हीट एनर्जी और सोलर एनर्जी सेम होती है, इन दोनों की डिफाइन यहाँ लिखोगे। नेक्स्ट में साउंड एनर्जी की डिफाइन यहाँ लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस suggest the most appropriate simple machine to be used in such cases and describe its type। आपको ये बताना है कि इन केसेस में कौन सी सिंपल मशीन यूज की जाती है और इसके टाइप डिस्क्राइब करने हैं। टू कैरी हैवी लोड अप अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में सामान उठाने के लिए किसका यूज करते हैं? पुली का। टू टाइटन द स्क्रू ऑफ द बाइसाइकिल, बाइसाइकिल का स्क्रू ढीला हो जाए उसको टाइट करना है तो किसका यूज करेंगे? लेवर। टू एक्सट्रैक्ट शुगर केन जूस, शुगर केन जूस को अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। टू कट द पीस ऑफ वुड, वेज। टू एंजॉय स्लाइड इन द प्ले ग्राउंड, इंक्लाइंड प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, और इसके टाइप डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। विच वन इज नॉट ए मस्कुलर फोर्स, इसमें से मस्कुलर फोर्स कौन सा नहीं है? पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ, ये मस्कुलर फोर्स नहीं है। व्हेन वी पुश अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डाउन इन द वाटर इट कम्स अप, अगर हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं, अगर कोई चीज़ तैर रही है, फ्लोट कर रही है और उसको पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं पानी में, तो दोबारा से ऊपर आ जाती है। दिस फोर्स इज, ये कौन सा फोर्स है? बुओयंट फोर्स। ओके, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, इसमें से इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सीसा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन डज नॉट वर्क ऑन सोलर एनर्जी, कौन है जो सोलर एनर्जी पे वर्क नहीं करता? माइक्रोवेव। विच वन इज नॉट ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये ट्रू नहीं है, ठीक है, फॉल्स है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर exercise of this chapter is completed. You will fill in your book and learn also. Thank you. Have a good day.
Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today I will learn about input processing and output unit. As you know student, a computer is a machine which cannot work on its own. जैसे सभी स्टूडेंट जानते हैं कंप्यूटर क्या होती है, एक मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, जो अपने आप काम नहीं करती. इट नीड टू इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क. इसे किसकी हेल्प चाहिए, किसकी आवश्यकता होती है, एज ए इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क, काम करने के लिए एज ए इंस्ट्रक्शन. द लेटर और नंबर विच वी एंटर इनटू द कंप्यूटर एज इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डाटा. जो हम लेटर और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, डेटा. कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट. कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेस करता है डाटा के ऊपर एंड डिजायर्ड रिजल्ट. इन शॉर्ट ए कंप्यूटर वर्क ऑन 3 स्टेप. इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर 3 स्टेप्स पे वर्क करता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस विद एन एग्जांपल. सपोज योर मदर वांट्स टू डर्टी क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन. इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप. Put dirty cloth in the washing machine. Now washing machine work for some time. You get clean cloth as the result of the above 2 steps. Today we are doing input process and output unit. First है collection of letter, word, numbers and picture etc. is called data, and to provide data and instruction to the computer is कॉल्ड इनपुट. कलेक्शन ऑफ लेटर, लेटर का जो कलेक्शंस होता है, वर्ड, नंबर एंड पिक्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डाटा. उसे क्या कहते हैं हम, डाटा. एंड टू प्रोवाइड डाटा, और जो हमारे जो डाटा होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में इनपुट एंटर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, इनपुट डिवाइस. जैसे कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड एंड माउस आर यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. कीबोर्ड और जो माउस होता है वो किस लिए यूज़ होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करने के लिए. नेक्स्ट क्या होता है हमारा, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग किसके अंडर में होती है, डाटा एंटर होने के बाद क्या करते हैं हम, प्रोसेसिंग. क्या होती है कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डैट इज अप्लाइड ऑन इनपुट टू गेट टू डिजायर्ड आउटपुट. प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्शन. एक एक्शन मतलब अप्लाई टू इनपुट. इनपुट डाटा एंटर करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड, जो हमारे रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले करने के लिए उसके अंडर में जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं हम, प्रोसेसिंग. द CPU एक्ट एज प्रोसेसिंग यूनिट. CPU जो क्या किसका काम करता है, एक्ट करता है यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट का. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट प्रोसेस इनपुट. ये जो क्या काम करता है, CPU प्रोसेस इनपुट, जो इनपुट डाटा किया है उसकी प्रोसेसिंग करना एंड गिव टू करेक्ट रिजल्ट. और जो प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है, ये करेक्ट रिजल्ट. नेक्स्ट है आउटपुट. आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर. जो रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो कौन से यूनिट होते हैं, आउटपुट. आउटपुट मीन द रिजल्ट डैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. आउटपुट क्या होता है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट अप्लाइड टू द इनपुट. द एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट. जो आउटपुट की जो एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन इनपुट. वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली इनपुट पर. The computer mainly stored the output on the monitor and through a printer. जो कंप्यूटर होता है मेनली किसके कैसे रिजल्ट शो करता है, मॉनिटर. मॉनिटर पे जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिस्प्ले करता है और प्रिंटर पर हार्ड कॉपी आउटपुट. लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विद एग्जाम्पल. अब क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. फर्स्ट है, इफ़ यू वॉन्ट टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस on the data 3 and 6 then we instruction for this computer. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमें 3 + 6 का एडिशन करना है. तो क्या करेंगे हम इनपुट में, इनपुट 3 + 6. नेक्स्ट क्या होगा फिर, नाउ द कंप्यूटर विल परफॉर्म द कैलकुलेशन. एग्जाम्पल, इट विल ऐड द नंबर 3 + 6. तो कंप्यूटर क्या करेगा यहाँ पे, 3 + 6 को प्रोसेसिंग के अंडर में ऐड करेगा. प्रोसेसिंग में क्या होगा यहाँ पे, 3 + 6. आफ्टर कैलकुलेशन द कंप्यूटर विल डिस्प्ले द रिजल्ट. कंप्यूटर रिजल्ट में क्या डिस्प्ले करेगा, एज ए आउटपुट.
और आउटपुट ऑफ द सम इट विल डिस्प्ले 9। तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 9। इनपुट पे क्या किया हमने, इनपुट किया रो डाटा मीन 3 6 प्लस का। देन क्या हुई हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या किया इसने 3 + 6 को ऐड किया। तो आउटपुट रिजल्ट जो हुआ यहाँ पे 9। ऑल स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।